हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा CUET 2024 का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है आज से। और इसमें ये पहला लेक्चर जो है आपका है फिजिक्स का डेमो लेक्चर। फिजिक्स डोमेन का ये लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहली बात, मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि ये कोर्स आपको किस तरीके से अवेलेबल होगा और आप इसको कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारा फिजिक्स का सिलेबस क्या है। और तीसरा, हम यहाँ पर अपने कंटेंट को फर्स्ट लेक्चर को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर पे हम देखते हैं कि आपको जो ये कोर्स जो अवेलेबल होगा, ये आपको दोनों चीज़ों पर, जैसे एंड्रॉयड, अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं एंड्रॉयड या एप्पल का आपके पास iOS है, कोई भी अगर आपके पास फ़ोन है तो आप उससे इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड के लिए लिया हुआ है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आप सर्च करेंगे कक्षा 13। ठीक है, कक्षा 13 सर्च करेंगे, आपको ये लोगो वहाँ पर मिलेगा। आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लें। ये मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है, जिसको मैंने आगे और लिया हुआ है। आप बिल्कुल सिंपल वे में इसको एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये आपके मोबाइल के लिए हो गया। मोबाइल में आप एंड्रॉयड और एप्पल का दोनों में कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि हमारा जो इंटरफेस मोबाइल में जो ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर ये डिफरेंट कैटेगरीज रहती है और ये आपके लेक्चर्स रहेंगे। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। कोर्स में यहाँ पर आप अंदर जाकर कोर्स के फ्री कंटेंट को भी देख सकते हैं और कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। राइट, ठीक, ये आपका प्ले स्टोर का है। फिर हम बात करें, हमारी जो एप्लीकेशन है ये आप अपने वेब या मतलब पीसी या लैपटॉप पर भी रन कर सकते हैं। अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको ये पीसी और लैपटॉप पर भी इसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, पीसी या लैपटॉप जो भी आपके पास होता है, वेब के थ्रू अगर आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देता है। वहां पर आप कोर्सेस में जाकर फिजिक्स क्लास, डिफरेंट सब्जेक्ट की आपको क्लासेस यहाँ मिल जाएंगी। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, सभी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल होंगी। जनरल टेस्ट आपका जो होता है वो भी अवेलेबल होगा। आप उस पर क्लिक कर कर यहाँ से अपने कंटेंट वाले एक्सेस को, ये कंटेंट वाले पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर दिखाई देगा, जहां पर आपका ये CUET 2024 का फिजिक्स का कंटेंट है। राइट, ये जो आपका मटेरियल है ये फिजिक्स का है। उसी तरीके से आपको जिस सब्जेक्ट का आप कोर्स परचेस करेंगे, कंप्लीट कोर्स लेंगे, तो उसमें सभी कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एक्सेट्रा। राइट, ये आपके यहाँ पर कंटेंट होते हैं। ऑलरेडी अभी कुछ कंटेंट अपलोड किए गए हैं जो आपको बेसिक CUET का इंट्रोडक्शन देते हैं। राइट, फिर हम बात करें आगे, तो अब हमारे पास आता है हमारा फिजिक्स का सिलेबस। क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पहले भी बता दी है। मैंने पहले कहा है कि NCERT बेस्ड होता है आपका ये जो पेपर है CUET का। तो इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं वो सारे NCERT वाले ही चैप्टर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, चैप्टर 2 की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, थर्ड चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं। राइट, है ना, आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 14 चैप्टर्स है जो आप सेमीकंडक्टर तक जाते हैं। इन 14 चैप्टर्स का कंप्लीट आपका जो सिलेबस है, कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल होगा। राइट, और इसके साथ ही में हम आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। राइट, जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर आप CUET से रिलेटेड जो कोर्स आप परचेस करोगे, राइट, उसका आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोर्स के साथ में ही ये। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारा सीधा चैप्टर नंबर 1, जिसका हम पढ़ने वाले हैं आज, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। स्पेशली यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम ये सिलेबस या कोर्स कवर करने वाले हैं, इसमें हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, पहले तो थ्योरी वाला पोर्शन। थ्योरी के साथ में उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी देखेंगे, जिनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। देन उस पर न्यूमेरिकल्स, जो प्रोबेबल न्यूमेरिकल्स होते हैं वो करेंगे, और उसके साथ में जो PYQs होते हैं या जो ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको हम यहाँ पर कंसीडर करके चैप्टर को कवर करेंगे। राइट, दोनों तरीके से चलेगा। मैं आपको एक कन्वेंशनल तरीका भी बताऊंगा, प्लस बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टकट मेथड होती है जो आपकी टाइम सेविंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आपका पेपर है फिजिक्स का, यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल आने वाले हैं ना। अगर आप देखें प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो लगभग 45-55 या 50-50 का रेशियो मिलता है आपको न्यूमेरिकल टू थ्योरी का।
तो लगभग कंटेंट जो है आपके पास थ्योरी और न्यूमेरिकल वाला बराबर बराबर होने वाला है। न्यूमेरिकल क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग और एरर ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान देना है, एक तो हमारी स्पीड और दूसरा हमारी एक्यूरेसी। स्पीड की बात करें तो स्पीड हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करके, है ना, कुछ शॉर्टकट्स जो होते हैं या अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करके टाइम सेव कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक्यूरेसी इंडिविजुअल की एक्यूरेसी अलग अलग होती है, तो जो पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़ें, समझें, देन उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो ये चैप्टर जो है इसमें हमको इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज को आप क्या कहेंगे, चार्ज क्या होता है। तो चार्ज सिंपल सा आप इसको ऐसे समझ लें कि एनीथिंग गेनिंग और लूजिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम से जा रहा है या इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर आ रहा है, तो उसके ऊपर एक आयन आ जाता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जिसको हम चार्ज कहते हैं। या तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि एनीथिंग गेनिंग और लूजिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। या फिर आप इसको ऐसा समझे कि किसी भी एक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट विल अट्रैक्ट और रिपेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहने का कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर आपने कोई एक एटम को रखा है या कोई आपने किसी एक चार्ज को रखा है, पॉजिटिव या नेगेटिव को, है ना, और वो वहां पर अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल कर रहा है, तो वो जो आयन है जो अट्रैक्ट और रिपेल होता है वो कहलाता है चार्ज। अब क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं आपको बताता हूं। आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, सेम जैसे आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं। यहां पर आपको डेफिनेशन से ज्यादा कोई खास लेना देना नहीं है। डेफिनेशन वहां काम आती है जहां पर डेफिनेशन से कोई फॉर्मूला निकल कर आता है। अब चार्ज का तो कोई फॉर्मूला ऐसा निकल कर आएगा नहीं, तो चार्ज की डेफिनेशन पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। चार्ज पे जो फोकस करना है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, शॉर्ट में बिल्कुल ये टेबल आपको जैसा पेज में बनाकर दे रहा हूं ऐसा ही आपको याद रखना है। हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज में 2-3 पॉइंट इसके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज के अगर हम टाइप्स देखें, क्या देखें, टाइप्स, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। तो कौन कौन से होते हैं वो, तो वन इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके 2 टाइप के क्या हो गए, चार्ज हो गए। चलिए ठीक है, आपने कहा कि गुड, है ना। हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप की बात करेंगे तो ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, तो वो होते हैं एक आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पर बात करें कि ये जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज जो होता है, इस चार्ज के ऊपर यूनिट कौन सी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक, तो इसकी हम यूनिट की अगर बात करेंगे तो इसकी जो यूनिट यहां पर याद रखेंगे जो होती है कूलम। क्या होती है, कूलम। ठीक है, कूलम जो यूनिट होती है इसको आप लिखते हैं कैपिटल सी से। किससे लिखते हैं, कैपिटल सी। ये कौन सी यूनिट होती है, तो ये होती है एसआई यूनिट। इसको आप कहेंगे ये आपके जो एसआई यूनिट का सिस्टम होता है उसकी यूनिट होती है कूलम। दूसरी आप यहां पर याद रखेंगे इसकी जो यूनिट है वो है स्टेट कूलम। कौन सी है, स्टेट कूलम। तो स्टेट कूलम जो होती है ये कौन सी होती है, इसको आप लिखते हैं STAT और कैपिटल सी, स्टेट कूलम। इसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको क्या बोलते हैं आप, तो आप इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, है ना, इसको कहा जाता है ESU। ये जो यूनिट होती है ये CGS यूनिट होती है। कौन सी होती है ये, CGS यूनिट। ऐसा यूनिट की बात करें तो वो कूलम होती है डायरेक्ट। आप स्टेट यूनिट जो होती है, स्टेट जो कूलम होता है, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, ESU शॉर्ट में बोला जाता है इसको, और ये आपकी होती है CGS यूनिट। अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें, किस किस में, कूलम और स्टेट कूलम में, तो यहां पर आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा। वो रिलेशन क्या होता है, तो देखिएगा, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये रिलेशन आप याद रखें, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम जो होती है वो रिलेशन है किस किस के बीच में, तो कूलम और स्टेट कूलम के बीच में, राइट। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थर्ड पॉइंट अगर हम देखें यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज और देखें कि इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, तो यहां पर आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि ये जो यूनिट चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, राइट, स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, हमने बता भी दिया कि दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। यूनिट क्या होती है और ये कैसी क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखना चाहें तो वो भी मैं यहां पर बता देता हूं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला सुनिएगा। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। ठीक, आई जो होता है करंट होता है, टी जो होता है टाइम होता है, तो हम आई को यहां पर लिख सकते हैं ए और टी को हम लिख सकते हैं टाइम। तो अगर आप देखें तो ए टी जो होता है, ए टी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसका, चार्ज का। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए इंटू टी, राइट। ठीक, तो ये आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक याद रखना है। डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, डेफिनेशन आपके पेपर में नहीं पूछी जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो मैं यहां पर अब एक अगली हेडिंग में आपको बताता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या बताने वाला हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो पहली प्रॉपर्टीज की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये जो चार्ज होता है ना, ये जो चार्ज होते हैं ये एडिटिविटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, एडिटिविटी का मतलब क्या होता है वो समझाएंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एडिटिविटी। एडिटिविटी जैसे कि वर्ड स्पेसिफाई कर रहा है यहां पर, है ना, डिस्क्राइब कर रहा है एडिशन होना। क्या होना, एडिशन होना। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर, चलिए इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई स्फीयर है, इसके अंदर अभी आपके पास चार्ज है Q1, आपके पास यहां पर चार्ज है Q2, है ना, और आपने इसके अंदर एक चार्ज इंसर्ट कर दिया जिसका जो चार्ज जो है वो है Q3। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द टोटल नेट चार्ज या व्हाट इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज नेट चार्ज, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसके अंदर अब जो नेट चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, ये नेट चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर या एक जो भी आपके पास यहां पर सिस्टम है। वहीं पर अगर मान लीजिए आपने इसके अंदर माइनस Q4 इंसर्ट करवा दिया, माइनस Q4, तो आपको क्या प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, आपको एडिटिविटी का ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा इसके साथ में ही, माइनस Q4 हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि आपने इसके अंदर से Q2 को बाहर कर दिया। क्या कर दिया, Q2 बाहर कर दिया। तो आपका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा, Q2 बाहर गया मतलब माइनस का, जो अंदर आया वो प्लस, ऐड हुआ वो प्लस, और जो बाहर जा रहा है उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, Q2 माइनस का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, Q1 बचेगा, आपके पास Q3 बचेगा और आपके पास बचेगा Q4। कुछ इस तरीके से, राइट। एन नंबर ऑफ चार्जेस इसके अंदर हो सकते हैं। एन नंबर ऑफ चार्जेस को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनका क्या कंडीशन है। जैसे मान लीजिए एक और चीज है, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा एक क्यूब है। क्या है ये, क्यूब। इस क्यूब के अंदर चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं, तो 7Q चार्ज हैं। अभी फिलहाल में मान लीजिए हमने 7 कूलम चार्ज ले लिया। कितना ले लिया, 7 कूलम चार्ज। इसके अंदर से आपने क्या किया है, 2 कूलम को बाहर कर दिया है। 2 कूलम को क्या कर दिया है आपने, इजेक्ट कर दिया है। तो इसके पास नेट चार्ज कितना बचेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि अब बताइए नेट चार्ज कितना होगा, तो आप आंसर कैसे करोगे, आपको डायरेक्टली अपनी एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी याद रखना। 7 कूलम माइनस 2 कूलम, मतलब इसके पास जो बचेंगे वो केवल 5 कूलम बचेंगे। सिंपल तरीका है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल इजी से आपको एडिटिविटी की प्रॉपर्टी याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी की बात हुई। सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको भी आप पढ़कर समझ गए होंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये एक सिस्टम है, हमने इसको क्या माना, ये हमारा एक सिस्टम है। ठीक,
इस सिस्टम के अंदर भी हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये 2 स्फीयर हैं। इस स्फीयर के अंदर लिखे हुए हैं 7 कूलम और इसके पास लिखा हुआ है -2 कूलम। ठीक है ना। अब इस पूरे सिस्टम का अगर मैं चार्ज की बात करूं, इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो टोटल चार्ज कितने हैं, तो 5 कूलम है। क्यों ऐसा है, क्योंकि 7 कूलम प्लस का है और -2 कूलम है। अब मान लीजिए कि आपने इंटरनली मतलब आपने इसको जो है वो चार्ज दिए 3 कूलम। कितना चार्ज दिया, 3 कूलम। तो रीअरेंज होने के बाद यहां कितना बचेगा, 4 कूलम। यहां कितना बचने वाला है, 4 कूलम। यहां पर कितना हो जाएगा, तो -2 + 3 मतलब 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है। जब आपने यहां से ट्रांसफर कर दिए, ये इंटरनली ट्रांसफर हुए हैं कितने, इस वाले स्फीयर से स्फीयर नंबर 1 से स्फीयर नंबर 2 पर कितने गए हैं, तो 3 कूलम गए हैं। यहां पर 3 कूलम माइनस होंगे तो 4 कूलम बचेगा। यहां से 2 कूलम के अंदर 3 कूलम ऐड हो गया है, -2 में 3 तो +1 कूलम आएगा। और अभी भी अगर आप नेट चार्ज देखेंगे, है ना, तो अभी भी नेट चार्ज जो है, ठीक, वो कितना है, तो नेट चार्ज अभी भी जो होगा वो होगा 5 कूलम। मतलब इसको आप कहेंगे आफ्टर ट्रांसफरिंग, है ना। ट्रांसफर होने के बाद भी कितने चार्ज बचते, 5 कूलम। ट्रांसफर होने के पहले की अगर बात करते हैं हम लोग, है ना, बिफोर एक्सचेंज, मैं इसको एक्सचेंज लिख दूं या ट्रांसफर लिख दें, कुछ भी कर लीजिए, नेट चार्ज बिफोर एक्सचेंज, तब भी कितने चार्ज होते, तब भी 5 कूलम थे। तो ये क्या हुआ, भले ही यहां पर ट्रांसफर हुआ, भले ही यहां पर एक्सचेंज ऑफ चार्ज हुआ, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज हैं वो सेम रहे। मतलब यहां पर चार्जेस जो हैं वो कंजर्व होते हैं। ठीक है ये बात। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो है क्वांटाइजेशन। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, अब ये समझ लो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपके पास चार्ज हैं ये हमेशा परफेक्ट इंटीजर के फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे, परफेक्ट इंटीजर, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होंगे, है ना। मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि चार्जेस आर ऑलवेज is in इंटीग्रल मल्टीपल। कैसे होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। दे कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, ऐसा लिखेंगे, इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होंगे, राइट। जैसे यहां पर एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो याद रखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है Q = NE, वेयर N = जो होगा वो होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो है ना, ये परफेक्ट इंटीजर है। आप कभी भी N कैन नेवर बी 1.2, 5/7, है ना, 3/2, ये कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा होगा तो किस फॉर्म में होगा, वो इंटीजर के फॉर्म में, मल्टीपल में ही फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, परफेक्ट इंटीजर होगा। वो फ्रैक्शनल इंटीजर नहीं होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। ये बात समझ में आई। तो ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये Q = NE दिखता बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, Q = NE। अब इसमें देखिए Q क्या है, तो Q यहां पर हम कहेंगे कि Q जो है वो है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक, यहां पर E जो है वो क्या है, वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब आप लोगों को इतना तो पता होगा, पर फिर भी मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं वो बता देता हूं आपको, कि आपको यहां पर एक चीज और याद रखना है कि चार्ज है, इस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है। ठीक, तो आप लोग शायद सभी जानते होंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कितना चार्ज होता है। किसी एक चार्ज की अगर हम वैल्यू की बात करें, न्यूमेरिक फॉर्म की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ प्लस और नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर माइनस। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये अब डिपेंड करेगा कि टाइप कौन सा है चार्ज का। तो ये चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ये तीनों आपके पास जो चीजें हैं, तीन कौन कौन सी चीज, एक आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला मामला। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पर आप ये देखते हो कि आपके जो चार्जेस हैं, है ना, चार्जेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट मल्टीपल में होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है उसमें हमको टोटल नेट चार्ज जो होते हैं वो बराबर होते हैं किसी भी सिस्टम में, है ना। और एडिटिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल आपका जो एल्जेब्रिक सम वाला पार्ट आता है वो आपको ध्यान देना है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो है उसका टोटल एल्जेब्रिक सम जो होता है चार्ज का वो हमेशा कांस्टेंट होता है, या चार्ज जो है वो एल्जेब्रिकली आप सम कर सकते हैं। ठीक, एक ये एग्जांपल था, इन एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है। अब हम यहाँ पर बिल्कुल एक इस Q इक्वल्स टू एनी पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग तो देखिए क्या होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज या है ना, चलो, व्हाट इज टोटल चार्ज इन -8 कूलम, है ना। -8 कूलम दिया है, उसमें आपको चार्ज निकालना है। ठीक, 8 कूलम में आपको चार्ज निकालना है। और ये जो टोटल चार्ज दिया हुआ है, जैसे अगर इसकी हम बात करें तो हमारे पास जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है Q इक्वल्स टू -8 कूलम। Q इक्वल्स टू दिया हुआ है 8 कूलम। अब हमें निकालना है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे। तो हमें n जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको n फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू n इंटू ई। Q कितना दिया है, 8 कूलम। अब माइनस नहीं भी लेंगे तो क्योंकि नंबर निकालना है तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू n इंटू ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n बराबर 8 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको अगर आप कट करेंगे तो ये बन जाएगा 80 और 16 5 जा 80। तो आपके पास ये n इक्वल्स टू जो आएगा वो आएगा 5 इंटू ये 10⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ गए, यही इसका आंसर है। Q इक्वल्स टू एनी से निकाला जाता है। क्या पूछा गया था, व्हाट इज द टोटल चार्ज इन 8 कूलम, -8 कूलम। व्हाट इज द टोटल चार्ज इन -8 कूलम। तो आपने आंसर निकाल दिया। आपने क्या बोला, ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा Q इक्वल्स टू एनी से। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया और इसको सिंपल सा टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जब पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो होते हैं उनको हम n लिखते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस को हम क्या लिखते हैं, n की वैल्यू हमने निकाल के बता दी। इजी सा है ये। ठीक है, चलिए अब आता है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आप बोलते हैं कूलम्स लॉ। क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर पूरी बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर नॉर्मल ऐसे लिखना चाहें तब भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसके स्टेटमेंट की फिर से अगेन मैं बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम थोड़ा सा समझते हुए लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास दो चार्ज हैं और वो दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉइंट चार्ज हैं। कैसे हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक, तो हमने कहा Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इधर बनाते हैं, Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये दोनों पॉइंट चार्जेस जो हैं एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो अगर उसकी हम बात करें कितनी डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस निकलेगी उसकी हम बात करेंगे। हमने मान लिया कि वो दोनों r डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस। एक दूसरे से उनकी डिस्टेंस कितनी है, r। अब यहाँ पर समझिएगा Q1 एंड Q2 ये दोनों क्या है, पॉइंट चार्जेस। याद रखने वाली बात है ना, पॉइंट चार्जेस अभी क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 12th में आपने समझा होगा कि व्हाट आर दी पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस हम किसको कहते हैं, पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना। अभी इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी हमें। आर क्या हो गया, तो आर है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर जो लूंगा वो मैं लूंगा, क्योंकि मैं कूलम्स लॉ लिख रहा हूँ, ये फोर्स आने वाला है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक फोर्स लिखूंगा।
कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की हम बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। एक तो आप बोलते हैं कि दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड सेकेंड पार्ट आप इसका बोलते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो आपके पास ये तो कंडीशन बनती है, इन दोनों कंडीशन को आप कंबाइन करके लिखते हैं तो आप लिखते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसी को आप अगर ज़्यादा ठीक से लिखें तो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं और फिर लिखते हैं। अब यहाँ पर नोट समझने वाली बात, पहली बात कि इफ बोथ चार्जेस, चलो सिंपल लिखते हैं, Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम नेचर। Q1 और Q2 क्या है, सेम नेचर के हैं। अगर इनका नेचर सेम होगा तो फोर्स जो होगा, फोर्स का जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिपल्शन का, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक। और अगर मान लीजिए Q1 एंड Q2 आर अपोजिट इन नेचर, कैसे हैं ये, नेचर में अपोजिट है, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस, तो जो फोर्स लगता है वो फोर्स जो लगता है वो लगता है अट्रैक्शन का। उसका नेचर कैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अट्रैक्शन नेचर। ठीक है क्या यहां पर, है ना। ध्यान रखना, जब लाइक चार्जेस होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक चार्जेस होते हैं तो वो रिपेल करते हैं। मैं इसको और आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूं। इसको तो हम आगे कर ही लेंगे, मान लो ये जो चीज़ है इसको तो हम आगे और कवर अप करने वाले हैं, इसी को तो पूरा पढ़ना है हमें, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है। बस थोड़ा सा थ्योरी यहाँ और अच्छी आ जाए इसलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए इसको आप क्या बोल सकते हैं कि सेम नेचर का मतलब क्या हो गया, लाइक चार्जेस। ये क्या हो गया, लाइक चार्जेस। और ये जो अपोजिट नेचर का है इसको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्जेस। मतलब अगर Q प्लस का है तो Q1 प्लस का है तो Q2 नेगेटिव हो जाएगा, Q2 अगर नेगेटिव है तो Q1 प्लस हो जाएगा। यहां पर Q1 Q2 दोनों या तो प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। तो ये आपको बातें याद रखना है, ये शायद आपको पता भी है कि क्या होता है, ठीक। बढ़े आगे, सिंपल सी चीज थी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, अब हमने जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिया ना, इसको हम ओपन करते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा लिख लेते हैं। मान लिया हमने कि हमारा एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज जो है वो क्या है, Q2 है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। अब हम यहाँ से फॉर्मूला अगर यूज करें तो फोर्स का फॉर्मूला जो अभी हमने बनाया वो क्या लिखा है, F इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल का सिंबल यहां से हटाते हैं तो आप लिखते हैं K, एक कांस्टेंट लिखते हैं K, वो हो गया Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, ये बात क्लियर है। ये K जो है इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आप ये जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल डायरेक्टली यहां से याद रखें, सेम जैसा आपको बताया गया है ऐसा ही याद रखें यहां पर, ठीक। देखिए अब अगर हम यहां पर K की बात करें तो K जो है वो है कांस्टेंट। K क्या है, कांस्टेंट। इसकी दो वैल्यू आपको याद रखना है। न्यूमेरिक वैल्यू अगर बात करें तो 9 इंटू 10⁻⁹, और अगर आप इसकी मैथमेटिकल ऐसे इस तरीके से याद रखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका जो फॉर्मूला आया है, कौन सा फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले जो लिखे हैं आप कोई सा भी यूज करें, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इन फॉर्मूले को, आपने देखा है। ये फॉर्मूला F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड, ये हो गया, और इसको आप K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका K की जो वैल्यू है वो यहाँ लिखी है, ठीक है। अगली बात अगर हम यहाँ पर करते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं इससे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिएगा, ठीक। देखो
हम देखते हैं कि ये जो k है, ये k कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है यहां पर एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? तो ये है परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम, है ना। इसको आप बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम, कुछ भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये एप्सिलॉन नॉट, इसकी अपनी खुद की एक वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू है और वो वैल्यू आपको यहां से याद रखना है। वो वैल्यू कितनी होती है? तो वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, ये आप वैल्यू याद रखें। अभी मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी यूनिट भी आएगी, लेकिन अभी मैं सिंपली आपको यूनिट वैल्यू याद रखने को कह रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो आपको याद रखना पड़ेगी और वो कितनी होती है? तो वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। इसी तरीके से एक आपके पास आता है एप्सिलॉन एम। क्या आता है? एप्सिलॉन एम। इसको आप क्या कहते हैं? तो इसको आप कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। इसको आप क्या कहेंगे? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और ये जो आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इन दोनों का रेशियो निकल के हमारे पास आता है एप्सिलॉन आर। इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको आप क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और ये जो निकल के आता है वो होता है एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखेंगे आप, फॉर्मूला आगे बहुत काम आने वाला है। अगले चैप्टर में इससे, इस चैप्टर से भी ज्यादा यूज होगा। इस चैप्टर में भी यूज होगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में इसका यूज थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ये आपकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ठीक, यहां तक कोई समस्या? देखो, एक हमने क्या बोला, हमारे पास ये एक सिस्टम था, कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं, फोर्स कितना निकला, तो हमारे पास ये दोनों फोर्स इंपॉर्टेंट है। ये वाली वैल्यू भी आपको याद रखना है, ये वाली वैल्यू भी याद रखना है। के की वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। के कितना होता है वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। के की वैल्यू कितनी होती है? तो ये के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर मैं एक बार और लिख देता हूँ, तो ये हो गई 9 इंटू 10⁹9। यूनिट मैंने अभी किसी की नहीं लिखी है, फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, यूनिट में बिल्कुल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यूनिट में, है ना। ठीक, फिर ये जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इतनी होती है। एप्सिलॉन एम भी आता है जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फिर हमारे पास एप्सिलॉन आर है जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, और ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। और नेक्स्ट चैप्टर में या इसी चैप्टर में मैं आपको एक टर्म और समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं के। क्या बोलते हैं? के। ये वो वाला के नहीं है जो हमने यहां पर लिखा, ये के अलग है, और ये जो अब मैं लिखने जा रहा हूं ये के अलग है। ये के जो होता है ये होता है एप्सिलॉन आर के बराबर। किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन आर के बराबर। एप्सिलॉन आर मतलब क्या? एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन आर जो होता है इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, वहीं पर ये जो के है ये कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है इतना? गुड। अब देखो, ये आपके पास एक नई चीज आ गई है, आपको इसको ध्यान रखना है। के बराबर क्या होता है? तो इतना इतना होता है ये के। ठीक, अब आप यहां पर थोड़ा समझेंगे कि आपके पास जो ये आपने अभी जो कूलम्स लॉ पढ़ा है, इस कूलम्स लॉ को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, कूलम्स लॉ आपने कैसे पढ़ा? मान लीजिए आपके पास यहां पर Q1 था इस एंड पर, और यहां पर कितना था? Q2 था। ठीक, अगर ये चीज प्लस होती, क्या होता? यहां पर प्लस होता, तो क्या हो जाता कि आप, ये प्लस है और ये फॉर एग्जाम्पल माइनस है,
तो यहां पर ध्यान रखना है कि कूलम्स लॉ जो फोर्स हमें बताता है वो फोर्स की वैल्यू क्या लिखता है, फोर्स लिखता है k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R, या इसको आप ऐसे समझ लें R। ठीक है, अब देखो दो टाइप से फोर्स हो सकते हैं, पहला है ना, इसको मैं Q1 बोल रहा हूं, इसको ये Q2 बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और इसको हमने कहा F1 ड्यू टू 2, ऐसे लिख दिया 1 2। और दूसरा मैंने लिखा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं F1 2 1 F21 F21, क्योंकि 2 पर लग रहा है 1 लगा रहा है, मतलब दोनों तरफ 1 पर 2 एक्सर्ट कर रहा है और 2 पर 1 एक्सर्ट कर रहा है। जब आप इसको लिखते तो आप क्या लिखते, आप लिखते k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और 2 1 अगर लिखना होता तब भी आप क्या लिखते, आप लिखते k टाइम्स ऑफ दोनों चार्जेस कितने हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखिए F12 और F21 जो है ये क्या आपस में बराबर है, देखो वैल्यू में KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो वैल्यू में तो ये बराबर हो गए। मतलब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अगला पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी यहाँ पर हम बात करें नोट की। ठीक है, एक नोट यहाँ पर हम ऐड करना चाहेंगे कि पहला पॉइंट, नोट में भी पहला पॉइंट ऐड करें अगर हम कि पहला पॉइंट ये होगा कि F21 इज इक्वल्स टू F12, ये बराबर होते हैं। पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने स्केलर निकाला है। क्या कहीं पर आपको ऐसा एरो दिखाई दिया, अभी तक एरो वाली कोई बात नहीं आई है ना सामने, मतलब अभी तक जब तक एरो नहीं आया तब तक हमारी ये स्केलर टर्म है और स्केलर टर्म आपस में बराबर होती है। लेकिन अगर कोई आपको बोल दे कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में अगर लिख कर लिखा है और 2 1 बराबर F12 अगर कोई बोल देता है तो ये सरासर गलत होगा। क्या ये बात समझ में आई, क्योंकि फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमने यहां पर अभी डायरेक्शन नहीं देखी थी, तब तक हमारे फोर्स बराबर थे, पर जब हम डायरेक्शन देखेंगे तब फोर्स बराबर नहीं होंगे। कैसे, समझाता हूं। देखो सबसे पहले Q1 पर फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब Q1 कैसा है प्लस, Q2 कैसा है नेगेटिव। Q1 पर फोर्स लग रहा है तो Q2 इसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। मतलब यहां पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F12। क्या लगेगा, F12। समझ गए बात, F12 कैसे लगा, राइट। अब यहां पर लिखा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आपको इसकी तरफ खींचेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्ज है, अभी बताया मैंने आपको। तो यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा, तो यहां पर फोर्स हो जाएगा F21। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हो गए। हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्शन में ये जो फोर्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जब आप इनको मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सेम होते हैं। मैग्नीट्यूड इन दोनों का आपस में सेम होता है, इसलिए ये वाला करेक्ट है। इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, F नॉट इक्वल्स टू F12 और 21। लेकिन इसका अगर सही फॉर्म लिखना चाहें तो वो होगा F21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। समझे, जितना यहां पर 1 2 इस पे फोर्स लग रहा है उतना ही लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट है, तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहां पे नॉट इक्वल्स टू लिखा, यहां पर इक्वल्स टू लिखा, तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो प्लस माइनस वाला, ये जो ऑप्शन अगर आपके पास आ जाते हैं, है ना, ऐसे अगर कोई ऑप्शन कहीं पर आ जाते हैं या थ्योरी वाला पार्ट आता है, तो आप समझें कि ये वाला तरीका इस तरीके से लिखना है। ठीक, अब मैं इसका आपको वेक्टर फॉर्म भी समझा देता हूं। क्या समझा देता हूं, वेक्टर फॉर्म। तो मार्क करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक, कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म आपको निकालना है। देखो सिंपल सी बात,
देखो वेक्टर फॉर्म, अब मैं डायग्राम वायग्राम नहीं बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एफ वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो आप क्या लिख पाएंगे, ये वाली जो टर्म है k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये वाली टर्म पूरी स्केलर टर्म है। क्या है ये? स्केलर। ठीक, अब मुझे इसको बनाना है वेक्टर। क्या बनाना है? वेक्टर बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं यूनिट वेक्टर का। किसका मल्टीप्लाई कर देता हूं? यूनिट वेक्टर। तो अब ये जो पूरी टर्म हुई, ये वाली पूरी टर्म, अब ये बन गई वेक्टर। ठीक, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा ये आर कैप कैसे आया। ठीक, अभी ये जो लिखा था अंदर, ये जो लिखा हुआ था ये स्केलर फॉर्म था, ये केवल k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको स्केलर बोला। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर क्या ऐड किया, यहाँ पर आपने यूनिट वेक्टर ऐड किया है, यूनिट वेक्टर मतलब आपका डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर ऐड किया, तो ये आपका वेक्टर बन गया और ये भी आपका क्या आ गया? वेक्टर आ गया। ठीक, तो मैं आपको दो फॉर्म लिख के देता हूं। f बराबर, ध्यान से सुनिएगा, f इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक, तो ये हो गया एक तो वेक्टर फॉर्म। और अगर आपको थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीके से लिखना है, एक और चीज लिखना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो f वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये जो आर कैप है इसको क्या लिखते हैं? आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। ऐसे ही लिखते हो ना, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या कि k Q1 Q2 इंटू आर कैप, सॉरी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो आपके पास एक वेक्टर का फॉर्म ये भी आ गया। दो वेक्टर फॉर्म होते, एक ये वाला वेक्टर फॉर्म आप याद रखें और एक ये वाला याद रखें। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से न्यूमेरिकल करके बताएंगे ये भी वेक्टर फॉर्म है या ये भी वेक्टर फॉर्म। ठीक, और इसको बनाने का तरीका मैंने आपको समझा दिया कि इसको वेक्टर बनाया कैसे जाता है। इसको वेक्टर बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपको क्या करना रहता है, तो आप पहले क्या करें, फोर्स लिखें। फोर्स लिखा हमने कितना, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये स्केलर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? स्केलर। इसमें आर कैप का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये खुद अपने आप में वेक्टर है। तो किसी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या, डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या बनता है? वेक्टर। तो ये वेक्टर, तो ये भी वेक्टर, और फॉर्म आपके पास ये रहे। ठीक, याद रखें, कैप लगाएंगे तो यहां पर स्क्वायर आएगा, वेक्टर लगाएंगे तो नीचे क्यूब आएगा, क्योंकि आपने यहां पर एक फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला। ठीक है, ये आपका कूलम का लॉ हुआ है। इसके ऊपर जो है डेडिकेटेड सेशन जो न्यूमेरिकल का है वो मैं आपको कल लेकर आऊंगा। इसका पूरे न्यूमेरिकल जो है कूलम्स लॉ पर कितने आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, कहां कहां यूज होते हैं और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इसके लिए हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।